कनाडा द्वारा हाल ही में किया गया विधायी स्पष्टीकरण, जिसमें स्वस्ति चिन्ह को एक धार्मिक प्रतीक के रूप में और नाज़ी हाकेनक्रोइज़ नाज़ी हेकंक्रूज़ से अलग करके देखा गया है। ये दिखाता है कि लोकतांत्रिक देशों में नफरत भाषण और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कानूनों के तहत प्रतीकों को कैसे अधिक परिपक्व तरीके से समझा और नियंत्रित किया जा रहा है। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि स्वस्तिक एक प्राचीन प्रतीक है और हिंदू, बौद्ध तथा जैन परंपराओं में इसका गहरा धार्मिक महत्व रहा है। इसके बावजूद इस बात पर अब तक कम ध्यान दिया गया कि आधुनिक राज्य ऐसे प्रतीकों के बीच कानूनी स्तर पर कैसे अंतर करते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनका विचारधारात्मक अर्थ और उपयोग पूरी तरह अलग होता है। ये लेख कनाडा के इस संशोधन को एक उदाहरण के रूप में देखते हुए यह तर्क देता है कि यह केवल रूपरंग पर आधारित तुलना से हटकर इरादे, संदर्भ और वैचारिक भूमिका पर आधारित कानूनी सोच की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस बदलाव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने पश्चिमी कानूनी ढांचों की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है, जो होलोकॉस्ट की स्मृति से गहराई से प्रभावित थे। इन ढांचों में चरमपंथी प्रतीकों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इसके चलते अक्सर ऐसे प्रतीकों पर भी रोक लग गई जो वास्तव में धार्मिक या सांस्कृतिक थे। नफरत और हिंसा को रोकने के उद्देश्य से बने इन कानूनों ने अनजाने में उन धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बोझ डाल दिया जिनके पवित्र चिन्ह देखने में प्रतिबंधित प्रतीकों से मिलते जुलते थे। कानूनी व्याख्या में चरमपंथी प्रतीकों और धार्मिक प्रतीकों के बीच स्पष्ट अंतर करके कनाडा की सरकार ने नफरत विरोधी कानूनों को अधिक सुसंगत बनाया है। ऐसा ढांचा जो अपने नैतिक उद्देश्य को बनाए रखते हुए धर्म की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की संवैधानिक गारंटियों से समझौता नहीं करता। प्रतीकों की प्रासंगिकता बहुलतावादी लोकतांत्रिक कानूनी व्यवस्थाओं में प्रतीकों की स्थिति कुछ हद तक विरोधाभासी होती है, क्योंकि वे पहचान, विचारधारा और नुकसान तीनों के बीच स्थित होते हैं। प्रतीक व्यक्ति और समुदाय की गहरी पहचान को व्यक्त कर सकते हैं, राजनीतिक और नैतिक सोच को आगे बढ़ा सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में डर फैलाने या किसी समूह को बाहर करने का साधन भी बन सकते हैं। इसी दोहरे स्वभाव के कारण प्रतीक बार बार कानूनी नियंत्रण के दायरे में आते हैं, खासकर तब जब लोकतांत्रिक राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव, हिंसा तथा सामाजिक अस्थिरता को रोकने की जिम्मेदारी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी दुनिया की कानूनी सोच में कोई भी प्रतीक नाज़ी हाकेनक्रोइज़ जितना नैतिक रूप से संवेदनशील और कड़े नियंत्रण में नहीं रहा। राष्ट्रीय समाजवाद से जुड़ी जनसंहारक हिंसा के पैमाने ने यह धारणा मजबूती से स्थापित कर दी कि कुछ प्रकार के प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को विचारधारात्मक रूप से तटस्थ नहीं माना जा सकता। इसके परिणामस्वरूप कई लोकतांत्रिक देशों ने चरमपंथी प्रतीकों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए, जिन्हें अक्सर नफरत भाषण, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों में शामिल किया गया। इन उपायों के पीछे एक निवारक सोच थी, प्रतीकों को केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक उकसावे, डर पैदा करने और हिंसा को सामान्य बनाने के संभावित साधन के रूप में देखा गया। लेकिन इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो कानूनी ढांचे बने, वे अक्सर एक व्यापक धारणा पर टिके रहे कि किसी प्रतीक का अर्थ हर संदर्भ में एकसा और स्थिर होता है। कानून ने कई बार प्रतीकों को ऐसे तयशुदा चिन्ह मान लिया जिनकी हानिकारक प्रकृति केवल उनके रूपरंग से ही समझी जा सकती है। इस तरह देखने में सरल और प्रशासनिक रूप से आसान यह तरीका विचार के स्तर पर काफ़ी अधूरा साबित हुआ, क्योंकि इसमें उन प्रतीकों के लंबे इतिहास और उनके अनेक अर्थों को नज़रअंदाज कर दिया गया जो आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों से बहुत पहले से मौजूद रहे हैं। स्वस्ति चिन्ह जैसे प्रतीक, जिनका कई गैर पश्चिमी धार्मिक परंपराओं में पवित्र, ब्रह्मांडीय और नैतिक महत्व रहा है, इसी कारण उन कानूनी ढांचों के भीतर समाहित कर दिए गए जो असल में आधुनिक और विशिष्ट विचारधाराओं से जुड़े प्रतीकों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। इससे एक बुनियादी तनाव पैदा होता है,
जो बहुलतावादी लोकतंत्रों के सामने एक गहरी चुनौती को उजागर करता है कि प्रतीकों से होने वाले संभावित नुकसान को कैसे नियंत्रित किया जाए, बिना उन बहुस्तरीय और सांस्कृतिक रूप से गहरे अर्थों को मिटाए जिनके जरिए ये प्रतीक आज भी धार्मिक और सामाजिक जीवन में वैध अर्थपूर्ण अभिव्यक्तियों के रूप में काम करते हैं। कनाडा द्वारा हाल ही में किया गया विधायी स्पष्टीकरण, जिसमें धार्मिक स्वस्ति चिन्ह को नाजी हाके नक्रोज से अलग करके देखा गया है, इस पूरे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। इस संशोधन में केवल प्रतीक के दिखने या आम लोगों की धारणा को कानूनी कसौटी नहीं बनाया गया है। इसके बजाय कानून यह देखता है कि प्रतीक का इरादा क्या है, उसे किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका वैचारिक उद्देश्य क्या है। ऐसा करते हुए कनाडा की सरकार ने प्रतीकों को सिर्फ उनके रूप के आधार पर नियंत्रित करने वाली औपचारिक सोच को छोड़कर एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और सटीक कानूनी ढांचा अपनाया है। इस बदलाव को किसी सांस्कृतिक या सभ्यतागत हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि बहुलतावादी लोकतंत्रों में कानूनी सोच और शासन प्रणाली के विकास के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है। कनाडा का यह दृष्टिकोण इस बात की बढ़ती समझ को दिखाता है कि नफरत भाषण से जुड़े कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं जब वे विचारधारा के औजार के रूप में इस्तेमाल किए गए प्रतीकों और धार्मिक जीवन की संरक्षित अभिव्यक्तियों के बीच स्पष्ट अंतर करें। इससे न केवल संवैधानिक संतुलन मजबूत होता है, बल्कि कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता और वैधता भी बढ़ती है। कानून में प्रतीकों का नियंत्रण पश्चिमी देशों में नफरत भाषण और चरमपंथी प्रतीकों से जुड़े कानून होलोकॉस्ट की ऐतिहासिक और नैतिक छाया में विकसित हुए। उस दौर का यह स्वाभाविक डर था कि कुछ प्रतीक राजनीतिक उकसावे, डर फैलाने और बड़े पैमाने पर हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। नाजी विचारधारा से जुड़ी अभूतपूर्व हिंसा ने यह धारणा मजबूती से स्थापित कर दी कि प्रतीक केवल दिखाने भर की चीज नहीं होते, बल्कि वे चरमपंथी विचारधारा को दोबारा जीवित करने का सक्रिय साधन भी बन सकते हैं। इसी कारण प्रतीकों का नियंत्रण लोकतंत्र को बचाए रखने की व्यापक कोशिश का हिस्सा बन गया। नतीजतन कानून बनाने वालों और अदालतों ने एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। जहां कहीं भी वैचारिक नुकसान की आशंका स्पष्ट नहीं थी या उसे मापना मुश्किल था, वहां प्रतिबंध को सबसे सुरक्षित और संस्थागत रूप से सही विकल्प माना गया। इस जोखिम से बचने वाली सोच ने बारीक व्याख्या की बजाय सबसे बुरे हालात को रोकने को प्राथमिकता दी। इसी वजह से प्रतीकों पर रोक लगाने वाले कानूनों को नफरत भाषण, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े ढांचों में शामिल कर दिया गया। हालांकि यह तरीका ऐतिहासिक आघात के संदर्भ में समझ में आता है, लेकिन अक्सर इसमें संदर्भ को समझने के बजाय सीधे और व्यापक प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति हावी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कानूनी रवैया अर्थ की बारीक समझ के बजाय रोकथाम की पक्की गारंटी पर ज्यादा टिका रहा। यह मान लिया गया कि चरमपंथी प्रतीकों से जुड़ा खतरा केवल उनके रूपरंग से ही पहचाना जा सकता है। इस सोच में कानून ने अर्थ को उसके सामाजिक संदर्भ और इस्तेमाल करने वाले के इरादे से अलग कर दिया। अपने ऐतिहासिक संदर्भ में यह रवैया समझ में आता है, लेकिन बहुलतावादी समाजों में आगे चलकर इससे टकराव पैदा हुआ, क्योंकि ऐसे समाजों में प्रतीक कई सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक स्तरों पर काम करते हैं, जिन्हें एक ही कानूनी अर्थ में बांधना संभव नहीं होता। इसी प्रवृत्ति से वह स्थिति बनी जिसे प्रतीकात्मक अतिसमावेशन कहा जा सकता है, यानी प्रतीकों को उनके दिखने के आधार पर ही खतरनाक मान लेना, बजाय उनके अर्थ, उपयोग या वैचारिक उद्देश्य को समझने के। स्वस्ति चिन्ह, जो कई गैर पश्चिमी धार्मिक परंपराओं में हजारों वर्षों से पवित्र माना जाता रहा है, इसी ढांचे का अनजाना शिकार बन गया। यह कानूनी तनाव किसी धर्मविरोध से नहीं, बल्कि कानूनी डिजाइन की एक मूल कमी से पैदा हुआ। प्रतीकों के अलग अलग अर्थों को पहचानने की व्यवस्था का अभाव। आमतौर पर प्रतीकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध वैचारिक नुकसान को पहचानने के लिए दृश्य संकेतों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। यह मान लिया जाता है कि किसी प्रतीक का रूप ही उसके राजनीतिक या वैचारिक खतरे का भरोसेमंद संकेत है।
यह तरीका प्रशासनिक रूप से आसान और लागू करने में सरल जरूर है, लेकिन विश्लेषण के स्तर पर कमजोर है। जब कानून केवल रूप को ही मुख्य कसौटी बना लेता है, तो वह प्रतीकों को ऐसे स्थिर चिन्ह मान लेता है जिनका अर्थ तुरंत और हर संदर्भ में एक साथ समझा जा सकता है, चाहे सामाजिक स्थिति या इस्तेमाल का मकसद कुछ भी हो। इस प्रक्रिया में प्रतीकों के अलग अलग पहलू घुल-मिल जाते हैं, जबकि कानून के लिए उनका पृथक होना जरूरी है। रूप मतलब प्रतीक कैसा दिखता है, कार्य मतलब वह किसी विशेष परिस्थिति में क्या भूमिका निभाता है, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक, और इरादा मतलब उसे दिखाने या इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है। ये तीनों जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। कोई प्रतीक दिखने में किसी चरमपंथी चिन्ह जैसा हो सकता है, लेकिन उसका काम और उसका इरादा पूरी तरह अलग हो सकता है। इन श्रेणियों को आपस में मिला देने से कानून में यह खतरा पैदा हो जाता है कि मिलते जुलते रूप को एक जैसा अर्थ समझ लिया जाए और दिखावट को ही विचारधारा मान लिया जाए। इसका नतीजा यह होता है कि कानूनी ढांचा भले ही खुले तौर पर चरमपंथी अभिव्यक्तियों को दबाने में सफल हो जाए, लेकिन उसी प्रक्रिया में वह निर्दोष या पवित्र प्रतीकों के धार्मिक और सांस्कृतिक इस्तेमाल को भी शक के दायरे में डाल देता है। बहुलतावादी समाजों में ऐसी सरलीकृत सोच न सिर्फ कानूनी समझ को कमजोर करती है, बल्कि कानून की नैतिक वैधता को भी नुकसान पहुंचाती है। यह साफ दिखाता है कि केवल दिखने के आधार पर प्रतीकों को नियंत्रित करने की पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। आधुनिक न्यायिक सोच अब इस तरह की सरलीकरण वाली प्रवृत्ति को चुनौती देने लगी है। यह समझ बढ़ रही है कि प्रतीकों से होने वाला नुकसान सिर्फ उनके दृश्य रूप से नहीं पैदा होता, बल्कि इस बात से पैदा होता है कि उन्हें किस विचारधारा के लिए और किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वे नफरत फैलाने, डर पैदा करने, किसी को बाहर करने या राजनीतिक चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए उपयोग हो रहे हैं। यह बदलाव इस बढ़ती समझ को दर्शाता है कि बहुलतावादी समाजों में प्रभावी कानूनी नियंत्रण के लिए केवल सही दिखावट से आगे बढ़ना जरूरी है और अर्थ व नुकसान का आकलन संदर्भ और इरादे के आधार पर किया जाना चाहिए। कनाडाई संशोधन कानूनी तर्क और ढांचा कनाडा का यह स्पष्टीकरण नाजी प्रतीकों से जुड़ी ऐतिहासिक पीड़ा को नकारता या कम नहीं करता। इसके बजाय यह कानून के दायरे को अधिक स्पष्ट करता है, चरमपंथी चिन्हों को धार्मिक प्रतीकों से साफ तौर पर अलग करके, ताकि कानूनी ध्यान केवल उन्हीं प्रतीकों पर रहे जिनका इस्तेमाल वास्तव में नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह संशोधन तीन आपस में जुड़ी कानूनी बातों पर आधारित है, जो मिलकर प्रतीकों को नियंत्रित करने की एक अधिक समझदार और संतुलित व्यवस्था को दर्शाती हैं। पहला, कानून इरादे को केंद्र में रखता है, यानी यह देखा जाता है कि किसी प्रतीक का इस्तेमाल किसी चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है या किसी धार्मिक विश्वास को व्यक्त करने के लिए। यह सोच कनाडा की संवैधानिक परंपरा के अनुरूप है, जहां लंबे समय से यह फर्क किया जाता रहा है कि कौन सी अभिव्यक्ति संरक्षित है और कौन सी प्रतिबंधित, और फर्क प्रतीक के रूप से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य, संभावित असर और संप्रेषण के मकसद से तय किया जाता है। इस तरह यह संशोधन कोई नई दिशा नहीं गढ़ता, बल्कि पहले से मौजूद संदर्भाधारित और प्रभाव केंद्रित कानूनी सोच को मजबूत करता है। दूसरा, संदर्भ को निर्णायक माना गया है। किसी धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर या सांस्कृतिक स्थान में दिखाया गया प्रतीक उसी प्रतीक से अलग तरह से देखा जाएगा यदि वह किसी राजनीतिक रैली, प्रचार कार्यक्रम या नफरत से प्रेरित प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाए। यह दृष्टिकोण बहुलतावाद की गहरी समझ को दर्शाता है, यह मानते हुए कि किसी प्रतीक का अर्थ अपने आप में तय नहीं होता, बल्कि वह उसके इस्तेमाल की जगह, देखने वालों और सामाजिक परिस्थिति से बनता है। संवैधानिक रूप से इसका मतलब यह है कि एक ही दिखने वाला प्रतीक अलग अलग हालात में बिल्कुल अलग कानूनी और नैतिक अर्थ पैदा कर सकता है। तीसरा, संशोधन वैचारिक भूमिका को प्राथमिकता देता है, यानी प्रतीकों को इस आधार पर परखा जाता है कि वे किसी खास स्थिति में क्या कर रहे हैं, किस विचारधारा की सेवा कर रहे हैं,
न कि उन्हें केवल एक दृश्य वस्तु के रूप में देखा जाता है। इससे यह धारणा खारिज होती है कि प्रतीकों के अर्थ समाज और व्यवहार से अलग होकर तय होते हैं। ऐसा करके कनाडा की सरकार ने नफरत विरोधी कानूनों को अधिक सुसंगत बनाया है, ताकि कानूनी हस्तक्षेप उन विचारधाराओं और कार्रवाइयों पर केंद्रित रहे जो वास्तव में नुकसान पहुंचाती हैं, न कि उन तटस्थ या पवित्र प्रतीकों पर जिन्हें बिना संदर्भ के संदेह की नज़र से देख लिया जाता है। शासन से जुड़े प्रभाव। यह स्पष्टीकरण धार्मिक अभिव्यक्ति से जुड़ी संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि चरमपंथ से लड़ने के नाम पर बनाए गए कानूनों का बोझ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों पर असमान रूप से न पड़े। इस तरह कनाडा उस आम विरोधाभास से बचता है जो कई बहुलतावादी लोकतंत्रों में देखने को मिलता है, जहां नफरत के खिलाफ बने कानून अगर सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अंतर को समझे बिना लागू किए जाए तो वे खुद भेदभाव पैदा करने लगते हैं। धार्मिक प्रतीकों के वैध उपयोग के लिए स्पष्ट जगह बनाकर यह कानून चरमपंथ विरोधी लक्ष्यों को वास्तविक समानता के सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। बहुत व्यापक प्रतीकात्मक प्रतिबंध कानूनी व्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करते हैं, खासकर अदालतों के फैसलों में असंगति और चयनात्मक या असमान लागू होने का खतरा। जब किसी प्रतीक को केवल उसके दिखने के आधार पर नियंत्रित किया जाता है, तो उसका पालन इस बात पर निर्भर करने लगता है कि जज, अधिकारी या पुलिस उसे कैसे समझते हैं, और यह समझ व्यक्तिगत धारणाओं, संस्थागत संस्कृति या राजनीतिक दबाव से बदल सकती है। ऐसी अनिश्चितता कानून के समान रूप से लागू होने के सिद्धांत को कमजोर करती है और कानूनी संस्थाओं की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा घटाती है। इसके उलट कनाडा का दृष्टिकोण इरादे और संदर्भ पर आधारित स्पष्ट कानूनी कसौटियां तय करता है, जिससे फैसला लेने वालों के मनमाने विवेक की गुंजाइश कम होती है। यह बदलाव प्रतीकों के इस्तेमाल को परखने के लिए ठोस मानक देता है, जिससे मनमाने या वैचारिक पक्षपात से प्रेरित कार्रवाई का जोखिम घटता है। नतीजतन यह ढांचा अनावश्यक हस्तक्षेप को सीमित करता है और कानूनी पूर्वानुमेयता को बढ़ाता है, जो बहुलतावादी समाजों में कानून के राज का एक बुनियादी तत्व है, जहां वैधता केवल कानून की मंशा से नहीं बल्कि उसके लगातार पारदर्शी और निष्पक्ष लागू होने से तय होती है। सबसे अहम बात यह है कि यह संशोधन संस्थागत सांस्कृतिक समझ को दर्शाता है, यानी कनाडा की सरकार की यह स्वीकारोक्ति कि विविध समाजों में प्रभावी शासन के लिए कानूनी व्यवस्था को सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता से गंभीरता से जुड़ना होगा, न कि उसे केवल प्रशासनिक झंझट मानकर नज़रअंदाज करना होगा। इस तरह यह स्पष्टीकरण दिखाता है कि संवैधानिक लोकतंत्र मजबूत नफरत विरोधी कानूनों और सच्चे बहुलतावाद के सम्मान के बीच संतुलन बना सकते हैं, बिना किसी एक को कमजोर किए। अन्य लोकतंत्रों के लिए तुलनात्मक महत्व कई बहुलतावादी लोकतंत्रों के सामने एक जैसी चुनौती है, एक ओर चरमपंथी प्रतीकों से सख्ती से निपटना और दूसरी ओर धार्मिक अभिव्यक्ति की रक्षा करना। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्षेत्र और एशिया के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसे कानूनी ढांचे मौजूद हैं जो इतिहास और संस्कृति से पूरी तरह अलग प्रतीक परंपराओं को आपस में मिला देते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कानून प्रतीकों को उनके दिखने के आधार पर नियंत्रित करते हैं। कनाडा का मॉडल इसलिए अपनाने योग्य है क्योंकि वह इस गलत मिलान से बचता है। यह होलोकॉस्ट की ऐतिहासिक गंभीरता को बनाए रखता है, लेकिन साथ ही उन गैर पश्चिमी धार्मिक समुदायों पर अनावश्यक रोक नहीं लगाता जिनके प्रतीकों की अपनी अलग उत्पत्ति और भूमिका है। इसका मुख्य सबक प्रतीकात्मक अपवाद नहीं बल्कि नियामक भेद है। बहुलतावादी लोकतंत्रों नफरत विरोधी कानूनों को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों को और सटीक बनाया जाए ताकि नियंत्रण का निशाना वास्तव में नुकसान पहुंचाने वाली विचारधाराएं और व्यवहार हों, न कि केवल प्रतीक की दिखावट। जब कानूनी ढांचे रूप, इरादे और वैचारिक भूमिका के बीच साफ फर्क करते हैं, तो वे नफरत विरोधी कानूनों की नैतिक गंभीरता को बनाए रखते हुए उनकी वैधता भी बढ़ाते हैं।
सही तरह से किया गया यह भेद नफरत भाषण पर रोक को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है, क्योंकि प्रतिबंध सीधे वास्तविक नुकसान के स्रोतों पर केंद्रित होता है। समापन टिप्पणी स्वस्ति चिन्ह और नाजी हाके नक्रोइज के बीच कनाडा द्वारा किया गया कानूनी अंतर किसी प्रतीक से समझौता नहीं, बल्कि कानूनी सोच का एक स्वाभाविक विकास है। दृश्य समानता से हटकर इरादे, संदर्भ और वैचारिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके कनाडा की सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा को भी मजबूत किया है और नफरत विरोधी कानूनों की वैचारिक स्पष्टता को भी। यह संशोधन दिखाता है कि होलोकॉस्ट की ऐतिहासिक पीड़ा का सम्मान करते हुए भी ऐसे कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं जो असंबंधित धार्मिक समुदायों पर अनावश्यक बोझ न डालें। आज के दौर में जहां सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है और प्रतीकों को लेकर टकराव भी तेज हो रहा है, ऐसी कानूनी स्पष्टता केवल उपयोगी नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। कनाडा का उदाहरण यह साबित करता है कि सांस्कृतिक समझ पर आधारित कानून बनाना बहुलतावादी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उनके सबसे जरूरी और परिपक्व सुधारों में से एक है जो लोकतंत्रों को नफरत के खिलाफ सख्ती और बहुलतावाद के सम्मान दोनों को एक साथ साधने में सक्षम बनाता है। कनाडा द्वारा हाल ही में किया गया विधायी स्पष्टीकरण, जिसमें स्वस्ति चिन्ह को एक धार्मिक प्रतीक के रूप में और नाजी हाके नक्रोइज नात्सी हेकंक्रूज से अलग करके देखा गया है, ये दिखाता है कि लोकतांत्रिक देशों में नफरत भाषण और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कानूनों के तहत प्रतीकों को कैसे अधिक परिपक्व तरीके से समझा और नियंत्रित किया जा रहा है। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि स्वस्तिक एक प्राचीन प्रतीक है और हिंदू, बौद्ध तथा जैन परंपराओं में इसका गहरा धार्मिक महत्व रहा है। इसके बावजूद इस बात पर अब तक कम ध्यान दिया गया कि आधुनिक राज्य ऐसे प्रतीकों के बीच कानूनी स्तर पर कैसे अंतर करते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनका विचारधारात्मक अर्थ और उपयोग पूरी तरह अलग होता है। ये लेख कनाडा के इस संशोधन को एक उदाहरण के रूप में देखते हुए यह तर्क देता है कि यह केवल रूपरंग पर आधारित तुलना से हटकर इरादे, संदर्भ और वैचारिक भूमिका पर आधारित कानूनी सोच की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस बदलाव को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने पश्चिमी कानूनी ढांचों की पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है, जो होलोकॉस्ट की स्मृति से गहराई से प्रभावित थे। इन ढांचों में चरमपंथी प्रतीकों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इसके चलते अक्सर ऐसे प्रतीकों पर भी रोक लग गई जो वास्तव में धार्मिक या सांस्कृतिक थे। नफरत और हिंसा को रोकने के उद्देश्य से बने इन कानूनों ने अनजाने में उन धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बोझ डाल दिया जिनके पवित्र चिन्ह देखने में प्रतिबंधित प्रतीकों से मिलते जुलते थे। कानूनी व्याख्या में चरमपंथी प्रतीकों और धार्मिक प्रतीकों के बीच स्पष्ट अंतर करके कनाडा की सरकार ने नफरत विरोधी कानूनों को अधिक सुसंगत बनाया है। ऐसा ढांचा जो अपने नैतिक उद्देश्य को बनाए रखते हुए धर्म की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की संवैधानिक गारंटियों से समझौता नहीं करता। प्रतीकों की प्रासंगिकता बहुलतावादी लोकतांत्रिक कानूनी व्यवस्थाओं में प्रतीकों की स्थिति कुछ हद तक विरोधाभासी होती है, क्योंकि वे पहचान, विचारधारा और नुकसान तीनों के बीच स्थित होते हैं। प्रतीक व्यक्ति और समुदाय की गहरी पहचान को व्यक्त कर सकते हैं, राजनीतिक और नैतिक सोच को आगे बढ़ा सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में डर फैलाने या किसी समूह को बाहर करने का साधन भी बन सकते हैं। इसी दोहरे स्वभाव के कारण प्रतीक बार बार कानूनी नियंत्रण के दायरे में आते हैं, खासकर तब जब लोकतांत्रिक राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव, हिंसा तथा सामाजिक अस्थिरता को रोकने की जिम्मेदारी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी दुनिया की कानूनी सोच में कोई भी प्रतीक नाजी हाके नक्रोइज जितना नैतिक रूप से संवेदनशील और कड़े नियंत्रण में नहीं रहा। राष्ट्रीय समाजवाद से जुड़ी जनसंहारक हिंसा के पैमाने ने यह धारणा मजबूती से स्थापित कर दी कि कुछ प्रकार के प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को विचारधारात्मक रूप से तटस्थ नहीं माना जा सकता।
इसके परिणामस्वरूप कई लोकतांत्रिक देशों ने चरमपंथी प्रतीकों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए, जिन्हें अक्सर नफरत भाषण, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों में शामिल किया गया। इन उपायों के पीछे एक निवारक सोच थी, प्रतीकों को केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक उकसावे, डर पैदा करने और हिंसा को सामान्य बनाने के संभावित साधन के रूप में देखा गया। लेकिन इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो कानूनी ढांचे बने, वे अक्सर एक व्यापक धारणा पर टिके रहे कि किसी प्रतीक का अर्थ हर संदर्भ में एकसा और स्थिर होता है। कानून ने कई बार प्रतीकों को ऐसे तयशुदा चिन्ह मान लिया जिनकी हानिकारक प्रकृति केवल उनके रूपरंग से ही समझी जा सकती है। इस तरह देखने में सरल और प्रशासनिक रूप से आसान यह तरीका विचार के स्तर पर काफी अधूरा साबित हुआ, क्योंकि इसमें उन प्रतीकों के लंबे इतिहास और उनके अनेक अर्थों को नज़रअंदाज कर दिया गया जो आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों से बहुत पहले से मौजूद रहे हैं। स्वस्ति चिन्ह जैसे प्रतीक, जिनका कई गैर पश्चिमी धार्मिक परंपराओं में पवित्र, ब्रह्मांडीय और नैतिक महत्व रहा है, इसी कारण उन कानूनी ढांचों के भीतर समाहित कर दिए गए जो असल में आधुनिक और विशिष्ट विचारधाराओं से जुड़े प्रतीकों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। इससे एक बुनियादी तनाव पैदा होता है जो बहुलतावादी लोकतंत्रों के सामने एक गहरी चुनौती को उजागर करता है कि प्रतीकों से होने वाले संभावित नुकसान को कैसे नियंत्रित किया जाए, बिना उन बहुस्तरीय और सांस्कृतिक रूप से गहरे अर्थों को मिटाए जिनके जरिए ये प्रतीक आज भी धार्मिक और सामाजिक जीवन में वैध अर्थपूर्ण अभिव्यक्तियों के रूप में काम करते हैं। कनाडा द्वारा हाल ही में किया गया विधायी स्पष्टीकरण, जिसमें धार्मिक स्वस्ति चिन्ह को नाजी हाके नक्रोइज से अलग करके देखा गया है, इस पूरे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। इस संशोधन में केवल प्रतीक के दिखने या आम लोगों की धारणा को कानूनी कसौटी नहीं बनाया गया है। इसके बजाय कानून यह देखता है कि प्रतीक का इरादा क्या है, उसे किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका वैचारिक उद्देश्य क्या है। ऐसा करते हुए कनाडा की सरकार ने प्रतीकों को सिर्फ उनके रूप के आधार पर नियंत्रित करने वाली औपचारिक सोच को छोड़कर एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और सटीक कानूनी ढांचा अपनाया है। इस बदलाव को किसी सांस्कृतिक या सभ्यतागत हस्तक्षेप के रूप में नहीं, बल्कि बहुलतावादी लोकतंत्रों में कानूनी सोच और शासन प्रणाली के विकास के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है। कनाडा का यह दृष्टिकोण इस बात की बढ़ती समझ को दिखाता है कि नफरत भाषण से जुड़े कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं जब वे विचारधारा के औजार के रूप में इस्तेमाल किए गए प्रतीकों और धार्मिक जीवन की संरक्षित अभिव्यक्तियों के बीच स्पष्ट अंतर करें। इससे न केवल संवैधानिक संतुलन मजबूत होता है, बल्कि कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता और वैधता भी बढ़ती है। कानून में प्रतीकों का नियंत्रण पश्चिमी देशों में नफरत भाषण और चरमपंथी प्रतीकों से जुड़े कानून होलोकॉस्ट की ऐतिहासिक और नैतिक छाया में विकसित हुए। उस दौर का यह स्वाभाविक डर था कि कुछ प्रतीक राजनीतिक उकसावे, डर फैलाने और बड़े पैमाने पर हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। नाजी विचारधारा से जुड़ी अभूतपूर्व हिंसा ने यह धारणा मजबूती से स्थापित कर दी कि प्रतीक केवल दिखाने भर की चीज नहीं होते, बल्कि वे चरमपंथी विचारधारा को दोबारा जीवित करने का सक्रिय साधन भी बन सकते हैं। इसी कारण प्रतीकों का नियंत्रण लोकतंत्र को बचाए रखने की व्यापक कोशिश का हिस्सा बन गया। नतीजतन कानून बनाने वालों और अदालतों ने एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। जहां कहीं भी वैचारिक नुकसान की आशंका स्पष्ट नहीं थी या उसे मापना मुश्किल था, वहां प्रतिबंध को सबसे सुरक्षित और संस्थागत रूप से सही विकल्प माना गया। इस जोखिम से बचने वाली सोच ने बारीक व्याख्या की बजाय सबसे बुरे हालात को रोकने को प्राथमिकता दी। इसी वजह से प्रतीकों पर रोक लगाने वाले कानूनों को नफरत भाषण, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े ढांचों में शामिल कर दिया गया। हालांकि यह तरीका ऐतिहासिक आघात के संदर्भ में समझ में आता है, लेकिन अक्सर इसमें संदर्भ को समझने के बजाय सीधे और व्यापक प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति हावी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि कानूनी रवैया अर्थ की बारीक समझ के बजाय रोकथाम की पक्की गारंटी पर ज्यादा टिका रहा।
यह मान लिया गया कि चरमपंथी प्रतीकों से जुड़ा खतरा केवल उनके रूपरंग से ही पहचाना जा सकता है। इस सोच में कानून ने अर्थ को उसके सामाजिक संदर्भ और इस्तेमाल करने वाले के इरादे से अलग कर दिया। अपने ऐतिहासिक संदर्भ में यह रवैया समझ में आता है, लेकिन बहुलतावादी समाजों में आगे चलकर इससे टकराव पैदा हुआ, क्योंकि ऐसे समाजों में प्रतीक कई सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक स्तरों पर काम करते हैं, जिन्हें एक ही कानूनी अर्थ में बांधना संभव नहीं होता। इसी प्रवृत्ति से वह स्थिति बनी जिसे प्रतीकात्मक अतिसमावेशन कहा जा सकता है, यानी प्रतीकों को उनके दिखने के आधार पर ही खतरनाक मान लेना, बजाय उनके अर्थ, उपयोग या वैचारिक उद्देश्य को समझने के। स्वस्ति चिन्ह, जो कई गैर पश्चिमी धार्मिक परंपराओं में हजारों वर्षों से पवित्र माना जाता रहा है, इसी ढांचे का अनजाना शिकार बन गया। यह कानूनी तनाव किसी धर्मविरोध से नहीं, बल्कि कानूनी डिजाइन की एक मूल कमी से पैदा हुआ, प्रतीकों के अलग अलग अर्थों को पहचानने की व्यवस्था का अभाव। आमतौर पर प्रतीकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध वैचारिक नुकसान को पहचानने के लिए दृश्य संकेतों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। यह मान लिया जाता है कि किसी प्रतीक का रूप ही उसके राजनीतिक या वैचारिक खतरे का भरोसेमंद संकेत है। यह तरीका प्रशासनिक रूप से आसान और लागू करने में सरल जरूर है, लेकिन विश्लेषण के स्तर पर कमजोर है। जब कानून केवल रूप को ही मुख्य कसौटी बना लेता है, तो वह प्रतीकों को ऐसे स्थिर चिन्ह मान लेता है जिनका अर्थ तुरंत और हर संदर्भ में एक सा समझा जा सकता है, चाहे सामाजिक स्थिति या इस्तेमाल का मकसद कुछ भी हो। इस प्रक्रिया में प्रतीकों के अलग अलग पहलू घुल-मिल जाते हैं, जबकि कानून के लिए उनका पृथक होना जरूरी है। रूप मतलब प्रतीक कैसा दिखता है, कार्य मतलब वह किसी विशेष परिस्थिति में क्या भूमिका निभाता है, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक, और इरादा मतलब उसे दिखाने या इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है। ये तीनों जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। कोई प्रतीक दिखने में किसी चरमपंथी चिन्ह जैसा हो सकता है, लेकिन उसका काम और उसका इरादा पूरी तरह अलग हो सकता है। इन श्रेणियों को आपस में मिला देने से कानून में यह खतरा पैदा हो जाता है कि मिलते जुलते रूप को एक जैसा अर्थ समझ लिया जाए और दिखावट को ही विचारधारा मान लिया जाए। इसका नतीजा यह होता है कि कानूनी ढांचा भले ही खुले तौर पर चरमपंथी अभिव्यक्तियों को दबाने में सफल हो जाए, लेकिन उसी प्रक्रिया में वह निर्दोष या पवित्र प्रतीकों के धार्मिक और सांस्कृतिक इस्तेमाल को भी शक के दायरे में डाल देता है। बहुलतावादी समाजों में ऐसी सरलीकृत सोच न सिर्फ कानूनी समझ को कमजोर करती है, बल्कि कानून की नैतिक वैधता को भी नुकसान पहुंचाती है। यह साफ दिखाता है कि केवल दिखने के आधार पर प्रतीकों को नियंत्रित करने की पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। आधुनिक न्यायिक सोच अब इस तरह की सरलीकरण वाली प्रवृत्ति को चुनौती देने लगी है। यह समझ बढ़ रही है कि प्रतीकों से होने वाला नुकसान सिर्फ उनके दृश्य रूप से नहीं पैदा होता, बल्कि इस बात से पैदा होता है कि उन्हें किस विचारधारा के लिए और किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वे नफरत फैलाने, डर पैदा करने, किसी को बाहर करने या राजनीतिक चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिए उपयोग हो रहे हैं। यह बदलाव इस बढ़ती समझ को दर्शाता है कि बहुलतावादी समाजों में प्रभावी कानूनी नियंत्रण के लिए केवल सही दिखावट से आगे बढ़ना जरूरी है और अर्थ व नुकसान का आकलन संदर्भ और इरादे के आधार पर किया जाना चाहिए। कनाडाई संशोधन, कानूनी तर्क और ढांचा। कनाडा का यह स्पष्टीकरण नाजी प्रतीकों से जुड़ी ऐतिहासिक पीड़ा को नकारता या कम नहीं करता। इसके बजाय यह कानून के दायरे को अधिक स्पष्ट करता है, चरमपंथी चिन्हों को धार्मिक प्रतीकों से साफ तौर पर अलग करके, ताकि कानूनी ध्यान केवल उन्हीं प्रतीकों पर रहे जिनका इस्तेमाल वास्तव में नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह संशोधन 3 आपस में जुड़ी कानूनी बातों पर आधारित है, जो मिलकर प्रतीकों को नियंत्रित करने की एक अधिक समझदार और संतुलित व्यवस्था को दर्शाती हैं। पहला, कानून इरादे को केंद्र में रखता है, यानी यह देखा जाता है कि किसी प्रतीक का इस्तेमाल किसी चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है
या किसी धार्मिक विश्वास को व्यक्त करने के लिए। यह सोच कनाडा की संवैधानिक परंपरा के अनुरूप है, जहां लंबे समय से यह फर्क किया जाता रहा है कि कौन सी अभिव्यक्ति संरक्षित है और कौन सी प्रतिबंधित, और फर्क प्रतीक के रूप से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य, संभावित असर और संप्रेषण के मकसद से तय किया जाता है। इस तरह यह संशोधन कोई नई दिशा नहीं गढ़ता, बल्कि पहले से मौजूद संदर्भाधारित और प्रभाव केंद्रित कानूनी सोच को मजबूत करता है। दूसरा, संदर्भ को निर्णायक माना गया है। किसी धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर या सांस्कृतिक स्थान में दिखाया गया प्रतीक उसी प्रतीक से अलग तरह से देखा जाएगा यदि वह किसी राजनीतिक रैली, प्रचार कार्यक्रम या नफरत से प्रेरित प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाए। यह दृष्टिकोण बहुलतावाद की गहरी समझ को दर्शाता है, यह मानते हुए कि किसी प्रतीक का अर्थ अपने आप में तय नहीं होता, बल्कि वह उसके इस्तेमाल की जगह, देखने वालों और सामाजिक परिस्थिति से बनता है। संवैधानिक रूप से इसका मतलब यह है कि एक ही दिखने वाला प्रतीक अलग अलग हालात में बिल्कुल अलग कानूनी और नैतिक अर्थ पैदा कर सकता है। तीसरा, संशोधन वैचारिक भूमिका को प्राथमिकता देता है, यानी प्रतीकों को इस आधार पर परखा जाता है कि वे किसी खास स्थिति में क्या कर रहे हैं, किस विचारधारा की सेवा कर रहे हैं, न कि उन्हें केवल एक दृश्य वस्तु के रूप में देखा जाता है। इससे यह धारणा खारिज होती है कि प्रतीकों के अर्थ समाज और व्यवहार से अलग होकर तय होते हैं। ऐसा करके कनाडा की सरकार ने नफरत विरोधी कानूनों को अधिक सुसंगत बनाया है, ताकि कानूनी हस्तक्षेप उन विचारधाराओं और कार्रवाइयों पर केंद्रित रहे जो वास्तव में नुकसान पहुंचाती हैं, न कि उन तटस्थ या पवित्र प्रतीकों पर जिन्हें बिना संदर्भ के संदेह की नज़र से देख लिया जाता है। शासन से जुड़े प्रभाव। यह स्पष्टीकरण धार्मिक अभिव्यक्ति से जुड़ी संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि चरमपंथ से लड़ने के नाम पर बनाए गए कानूनों का बोझ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों पर असमान रूप से न पड़े। इस तरह कनाडा उस आम विरोधाभास से बचता है जो कई बहुलतावादी लोकतंत्रों में देखने को मिलता है, जहां नफरत के खिलाफ बने कानून अगर सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अंतर को समझे बिना लागू किए जाए तो वे खुद भेदभाव पैदा करने लगते हैं। धार्मिक प्रतीकों के वैध उपयोग के लिए स्पष्ट जगह बनाकर यह कानून चरमपंथ विरोधी लक्ष्यों को वास्तविक समानता के सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। बहुत व्यापक प्रतीकात्मक प्रतिबंध कानूनी व्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करते हैं, खासकर अदालतों के फैसलों में असंगति और चयनात्मक या असमान लागू होने का खतरा। जब किसी प्रतीक को केवल उसके दिखने के आधार पर नियंत्रित किया जाता है, तो उसका पालन इस बात पर निर्भर करने लगता है कि जज, अधिकारी या पुलिस उसे कैसे समझते हैं, और यह समझ व्यक्तिगत धारणाओं, संस्थागत संस्कृति या राजनीतिक दबाव से बदल सकती है। ऐसी अनिश्चितता कानून के समान रूप से लागू होने के सिद्धांत को कमजोर करती है और कानूनी संस्थाओं की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा घटाती है। इसके उलट कनाडा का दृष्टिकोण इरादे और संदर्भ पर आधारित स्पष्ट कानूनी कसौटियां तय करता है, जिससे फैसला लेने वालों के मनमाने विवेक की गुंजाइश कम होती है। यह बदलाव प्रतीकों के इस्तेमाल को परखने के लिए ठोस मानक देता है, जिससे मनमाने या वैचारिक पक्षपात से प्रेरित कार्रवाई का जोखिम घटता है। नतीजतन यह ढांचा अनावश्यक हस्तक्षेप को सीमित करता है और कानूनी पूर्वानुमेयता को बढ़ाता है, जो बहुलतावादी समाजों में कानून के राज का एक बुनियादी तत्व है, जहां वैधता केवल कानून की मंशा से नहीं, बल्कि उसके लगातार पारदर्शी और निष्पक्ष लागू होने से तय होती है। सबसे अहम बात यह है कि यह संशोधन संस्थागत सांस्कृतिक समझ को दर्शाता है, यानी कनाडा की सरकार की यह स्वीकारोक्ति की विविध समाजों में प्रभावी शासन के लिए कानूनी व्यवस्था को सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता से गंभीरता से जुड़ना होगा, न कि उसे केवल प्रशासनिक झंझट मानकर नज़रअंदाज करना होगा। इस तरह यह स्पष्टीकरण दिखाता है कि संवैधानिक लोकतंत्र मजबूत नफरत विरोधी कानूनों और सच्चे बहुलतावाद के सम्मान के बीच संतुलन बना सकते हैं, बिना किसी एक को कमज़ोर किए। अन्य लोकतंत्रों के लिए
तुलनात्मक महत्व कई बहुलतावादी लोकतंत्रों के सामने एक जैसी चुनौती है। एक ओर चरमपंथी प्रतीकों से सख्ती से निपटना और दूसरी ओर धार्मिक अभिव्यक्ति की रक्षा करना। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्षेत्र और एशिया के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसे कानूनी ढांचे मौजूद हैं जो इतिहास और संस्कृति से पूरी तरह अलग प्रतीक परंपराओं को आपस में मिला देते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कानून प्रतीकों को उनके दिखने के आधार पर नियंत्रित करते हैं। कनाडा का मॉडल इसलिए अपनाने योग्य है क्योंकि वह इस गलत मिलान से बचता है। यह होलोकॉस्ट की ऐतिहासिक गंभीरता को बनाए रखता है, लेकिन साथ ही उन गैर पश्चिमी धार्मिक समुदायों पर अनावश्यक रोक नहीं लगाता जिनके प्रतीकों की अपनी अलग उत्पत्ति और भूमिका है। इसका मुख्य सबक प्रतीकात्मक अपवाद नहीं बल्कि नियामक भेद है। बहुलतावादी लोकतंत्रों नफरत विरोधी कानूनों को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इन कानूनों को और सटीक बनाया जाए ताकि नियंत्रण का निशाना वास्तव में नुकसान पहुंचाने वाली विचारधाराएं और व्यवहार हों, न कि केवल प्रतीक की दिखावट। जब कानूनी ढांचे रूप, इरादे और वैचारिक भूमिका के बीच साफ फर्क करते हैं तो वे नफरत विरोधी कानूनों की नैतिक गंभीरता को बनाए रखते हुए उनकी वैधता भी बढ़ाते हैं। सही तरह से किया गया यह भेद नफरत भाषण पर रोक को कमज़ोर नहीं करता बल्कि उसे और मजबूत बनाता है, क्योंकि प्रतिबंध सीधे वास्तविक नुकसान के स्रोतों पर केंद्रित होता है। समापन टिप्पणी स्वस्ति चिन्ह और नाज़ी हाके नक्रोइज के बीच कनाडा द्वारा किया गया कानूनी अंतर किसी प्रतीक से समझौता नहीं बल्कि कानूनी सोच का एक स्वाभाविक विकास है। दृश्य समानता से हटकर इरादे, संदर्भ और वैचारिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके कनाडा की सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा को भी मजबूत किया है और नफरत विरोधी कानूनों की वैचारिक स्पष्टता को भी। यह संशोधन दिखाता है कि होलोकॉस्ट की ऐतिहासिक पीड़ा का सम्मान करते हुए भी ऐसे कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं जो असंबंधित धार्मिक समुदायों पर अनावश्यक बोझ न डालें। आज के दौर में जहां सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है और प्रतीकों को लेकर टकराव भी तेज हो रहा है, ऐसी कानूनी स्पष्टता केवल उपयोगी नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। कनाडा का उदाहरण यह साबित करता है कि सांस्कृतिक समझ पर आधारित कानून बनाना बहुलतावादी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उनके सबसे जरूरी और परिपक्व सुधारों में से एक है जो लोकतंत्रों को नफरत के खिलाफ सख्ती और बहुलतावाद के सम्मान दोनों को एक साथ साधने में सक्षम बनाता है।